जय श्री राम मित्रों। आज हमारा जो ज्योतिष का अध्याय है, इस ज्योतिष अध्याय के अंतर्गत आज हम चंद्र ग्रहण के विषय में चर्चा करेंगे। यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को भारतवर्ष में घटित होगा। अब ये जो चंद्र ग्रहण है, ये ग्रस्तोदित है, अर्थात इसकी जो अवधि जो है वो मात्र 14 मिनट के लिए भारत में दृश्य होगा। यह भारत में 6:32 सायंकाल से लेकर के 6:46 तक ही भारत में दृश्य रहेगा। उसके उपरांत फिर ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित है, इसलिए इसका जो सूतक का काल है वो 12 घंटे का ही रहेगा। अभी तो जो चंद्र ग्रहण होता है उसके संबंध में जो हमारा शास्त्र है वो ये कहता है कि 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है, परंतु ये ग्रस्तोदित है, इसलिए ये जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक प्रातः 6:32 से ही प्रारंभ हो जाएगा और 6:47 तक मोक्ष इत्यादि होगा, अर्थात 12 घंटे का सूतक रहेगा। इस सूतक काल के अंतर्गत जो बीमार बच्चे हैं वे घर में ही रहें। जो कृषक हैं, जिनके दूध देने वाले पशु हैं, गाय हुए, भैंस हुए, इनको घर के अंदर सुरक्षित रखें। अर्थात प्रातःकाल 6:32 के पूर्व ही, सूतक लगने के पूर्व ही अपने दिन भर के सारे कर्म निपटा लें। जैसे भगवान का ध्यान हुआ, पूजन हुआ, क्योंकि होलिका की पूजन भी है, तो उसकी जो भोज्य सामग्री आपको बनानी है, या तो आप एक दिन पूर्व में बना करके तैयार रख लें रात्रि काल में, या फिर प्रातःकाल यदि आपको बनानी हो तो उसे 6:32 के पूर्व ही बना करके रखें। और बनाने के बाद फिर कुशा, या जिसे हम डाब बोलते हैं, उसको उस भोज्य पदार्थ के अंतर्गत या जल के अंदर डाब रख करके उस जल को सुरक्षित रखें। जो पुरुष वर्ग है वो विशेष रूप से दिन में शयन ना करे। अब जो ये चंद्र ग्रहण है, ये कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ है, कुछ के लिए मध्यम है और कुछ राशियों के लिए नेष्ट है। अब जिन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ होगा, उनमें से मिथुन राशि हुई, कर्क राशि वाले जातक हुए, तुला राशि वाले जातक हुए, कुंभ एवं मीन राशि वाले जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ है। फिर मध्यम जिन राशियों पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा, उनमें से मेष राशि हुई, वृश्चिक हुई और धनु, इन राशियों पर मध्यम प्रभाव रहेगा। अतएव जो राशियां शेष बच जाती हैं, वृषभ राशि, सिंह, मिथुन एवं मकर राशि वालों के लिए ग्रहण नेष्ट रहेगा। अतएव अपनी राशि के अनुसार ही ग्रहण के फल को जान करके घर से बाहर निकलने का क्रम को रखें। अतएव मेरी फिर से भी सभी लोगों से आग्रह है, क्योंकि ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, इसलिए ग्रहण के सूतक काल में और जब तक ग्रहण मोक्ष ना हो तब तक घर के अंदर रहें तो सर्वाधिक उचित होगा। और किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना हो तो अपने इष्ट का आराधन करके, हनुमान जी का आराधन करके ही घर से बाहर निकलें। अब इस दिन धुलंडी का भी अवसर रहेगा, धूलोत्सव भी रहेगा। तो होलिका दहन के पश्चात जो धुलंडी का ये पर्व है, जिसे हम सिर पर रंग गुलाल में लगा करके मनाते हैं, उसका इस कार्य में, अर्थात इस सूतक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी जो वंश की परंपरा है, अपने गांव की जो परंपरा है, उसके अनुसार ही धुलंडी का उत्सव और होली के उत्सव को मनाएं। उसका ग्रहण पर कोई असर नहीं है, उससे ग्रहण का कोई असर होने वाला नहीं है। अब जो ग्रहण है उसमें दिन में शयन करने से बचें, भगवान के नाम उच्चारण को करें, अपने गुरुजनों का और गुरुवाणी के द्वारा दिया गया जो ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान का हम संरक्षण करें, भगवान का ध्यान करें। और सायंकाल के समय में जब 6:47 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, पुनः स्नान करें। जो विद्वान जन है, जो ब्राह्मण जन है, वे यज्ञोपवीत को बदलें, स्नान करके भगवान को स्नान इत्यादि कराएं, भगवान को भोग इत्यादि लगाएं, फिर स्वयं भोज इत्यादि को प्राप्त करें। ये जो
धूलोत्सव है, जो होली का त्योहार है, आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसलिए ग्रहण के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति में ना रहें कि हम धुलेंडी का अवसर अगले दिन मनाएंगे। नहीं, धुलेंडी का अवसर हमें मंगलवार के दिन ही मनाना है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्र भी एक ही मत है और जितने भी विद्वान ब्राह्मण जन हैं, उन्होंने पंचांग के अंदर भी इसी प्रकार से उसका विवरण दिया हुआ है। इसलिए होलिका का जो पूजन है, वो सोमवार के दिन सायंकाल के समय में होगा। होलिका का दहन होगा। तदुपरांत जितने भी अपने आवश्यक कार्य हैं, भगवान के पूजन हो गए, स्नान इत्यादि हो गए, ये सारे कार्य प्रातःकाल 6:32 के पूर्व में हम संपादित कर लें, क्योंकि सूतक काल में ये सारे कार्य वर्जित रहेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भगवान का आराधन करें और यह चंद्र ग्रहण, यह धुलेंडी का उत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।